स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं और गुटनिरपेक्षता के बारे में। दोस्तों, हर देश जो स्वतंत्र होता है, जो अपने निर्णय खुद लेता है, उसकी अपनी एक विदेश नीति होती है। राजनीति विज्ञान में एक शब्द होता है दोस्तों, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है वह देश जो आंतरिक और बाह्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो हमारा देश भी जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और हमने आंतरिक क्षेत्र में संविधान बना के पूर्णतया अपने कानून लागू किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विदेश नीति का पालन कर रहे हैं कि हर देश के साथ हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम किन चीज़ों में विश्वास करते हैं, हमारे सिद्धांत क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखें और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भारत की विदेश नीति, तो संविधान की बात करें तो कहाँ पे इस शब्द का या इस बारे में उल्लेख मिलता है? बहुत ही संक्षिप्त तरीके से ये चीज़ें संविधान में मिलती है दोस्तों। भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है दोस्तों, भारत की विदेश नीति का वर्णन करता है। ये सवाल कई कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, RS प्री हैं या जो भी जैसे स्कूल लेक्चर हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम, ऐसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51 में। क्या लिखा हुआ है 51 में? कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की नीति का पालन करेगा। यानी सुरक्षा मेजर हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संधि समझौते जो चीज़ें हैं, हम शांतिपूर्वक उनका पालन करेंगे और विश्व समुदाय के साथ जुड़कर हम काम करना चाहते हैं। तो ये हमारी नीति और नियति दोनों दर्शाता है। अगला है दोस्तों, भारत की जो विदेश नीति उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी देखिए। तो पहली विशेषता है दोस्तों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। अगर इसको देखें और समझें दोस्तों, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अर्थ ये है जियो और जीने दो, यानी साथ साथ जीना। कैसे जीना? हम सुकून से जीना चाहते हैं, न हम आपके काम में कोई दखल देंगे, न आपको हमें कोई मामलों में इंटरफेयर करना है। यानी न तो हस्तक्षेप करना है, न किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करना है, ये होता है। और साथ साथ जीना। और ये कोई शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति कोई ऐसा नहीं कि संविधान बना उसके बाद हमने इसको फॉलो किया है। दोस्तों, प्राचीन काल से आप उठा के देखो, जितने भी आक्रमण हैं भारत ने झेले। भारत ने कभी किसी देश पर चल के कोई आक्रमण नहीं किया है, कभी किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। आप इतिहास उठा के देखिए, यूरोपियन कंट्रीज यहाँ आई, अरब देश के आक्रमण झेला, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं, स्वतंत्रता के बाद में भी देखिएगा, हमारा देश जो है, हमारी जो केंद्रीय सरकार है, इन मूलभूत नियमों के ऊपर चल रही है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो नीति है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ इसको दुर्बलता माना गया है। कई आलोचकों ने ये कहा है कि ये नीति सही नहीं है। इससे हमें मिला क्या आखिर? 1962 में चीन ने आक्रमण किया, पाकिस्तान 1947-48, फिर 1965, 1971, 1999 करगिल युद्ध, और आज भी हम देख सकते हैं कि चीन के साथ जो छोटी मोटी झपटें हो रही हैं, जो चीन लगातार जो साम्राज्यवादी नीति का एक तरीके से अपना जो एक एक इंच ज़मीन के लिए बोल सकते हैं कि वो अपनी नीति को बनाता है और एक एक इंच ज़मीन हड़पना चाहता है। तो ऐसे में अगर हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे तो हमारा फ्यूचर किस टाइप का होगा? और ये हमारी कमजोरी मानी जाएगी कि भारत एक कमज़ोर देश है। तो इसके कई समर्थक भी हैं तो आलोचक भी हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग इस नीति का समर्थन करते हैं तो कुछ इसके खिलाफ भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखते हैं, 1956 में जब स्वेज संकट था दोस्तों, क्या था मैं ये पूरा बताऊंगा मैं आपको। 1945 जो साल था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और यहाँ से शीत युद्ध शुरू होता है। शीत युद्ध क्या था दोस्तों? विश्व की दो महाशक्तियाँ थी, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में और एक सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में। विभिन्न जो देश आज़ाद हो रहे थे, इन दोनों गुटों में शामिल हो रहे थे। तो ऐसे में एक संकट खड़ा होता है, स्वेज संकट, यानी शीतकाल के दौरान। और शीतकाल का मतलब है युद्ध न होकर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ। शीत युद्ध का मतलब क्या है दोस्तों? 1945 से 1991 तक एक विश्व पटल पर एक परिस्थितियाँ बनी जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध जैसा माहौल बना था, युद्ध जैसी परिस्थितियाँ थी। तो वहाँ 1956 में क्या होता है दोस्तों कि मिस्र
के पास में एक स्वेज नहर है। तो पहले यूरोप से जितने भी देश आते थे वो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आते थे, फिर ये स्वेज नहर बन गई तो इधर से आने लगे। तो मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का करने का मतलब ये है कि ये जो नहर है, ये जो रास्ता है, वो मिस्र की गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पे टैक्स वगैरह सिस्टम लगा दिया कि यहाँ से जो निकलेगा हमारी संप्रभुता के अधीन है और हम जो चाहें जिस तरीके से चाहें हम ट्रीट करेंगे। तो फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों ने मिस्र पे अटैक कर दिया। तो भारत ने इसका विरोध किया। तो उस समय भी भारत ने यही कहा कि हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना है, यानी सबको जीना है इस धरती पे, सबका अधिकार है। तो ये है श्वेत संकट, अरब इजराइल युद्ध। एक अरब एक यहूदी देश है दोस्तों, उसके आसपास इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो हमेशा इनकी जो है नीति जो है वो मेल नहीं खाती है और आपस में इनका झगड़ा चलता रहता है। तो इस कंडीशन में भी भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का समर्थन किया है। 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ था, विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे कि सिंधु नदी का जो जल है वो इस तरीके से छोड़ा जाए कि भारत को भी इसका पानी मिले और पाकिस्तान को भी मिले। तो भारत ने इसका भी जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सोच कर और सबका सोच कर मानवता को सर्वोपरि रख के इस समझौते को किया था। मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों कि केवल नीति कहने के लिए नहीं है, इतनी जगह भारत ने ये दिखाया भी है कि हम जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के केवल ढिंडोरा नहीं पीटते, केवल नारे लगाने के लिए ये नीति नहीं है। हमने इसको कई जगह हमने प्रूफ भी किया है कि हमने ये इस नीति पे चलना है। फिर देखिए 1962 में भारत और चीन के जो संघर्ष हुआ था दोस्तों, भारत चीन को हमेशा अपना एक दोस्त मानता था। पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने चीन को मान्यता दी थी। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और भारत ने इसको मान्यता दी। फिर तिब्बत के ऊपर भी 1956-1957 के आसपास अटैक करके तिब्बत को भी कब्जा जमा लिया। तो कई देशों ने भारत को जो है आगाह किया था कि ये जो चीन है इसकी नीति बहुत खतरनाक लग रही है, इसके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं और ये अगली नज़र इसकी भारत के जो क्षेत्र हैं उस पर हो सकती है। बट भारत को ये हमेशा उलझा के रखा कि नहीं नहीं हम भाई भाई हैं। इस तरह से एक समझौता भी हुआ था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है दोस्तों, पंचशील समझौता जिसको कहते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो युद्ध में भारत ने कभी अटैक नहीं किया, भारत डिफेंसिव तरीके से था और चीन के साथ एक झड़प हुई थी 1962 में। उसके बाद भारत का जो लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसको पहले नेफा बोलते थे, आज हम पूर्वोत्तर बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत सारा हिस्सा जो है आज भी चाइना के पास में है। लेकिन भारत हमेशा इस नीति के समर्थन में रहा है कि आगे होकर किसी देश पे अटैक नहीं किया है। और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, इतने एग्जाम्पल हैं कि हर बार भारत ने जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का समर्थन किया। लेकिन इसकी दोनों पक्ष है दोस्तों, दोनों अपनी बातें हैं कि भारत ने इस नीति का पालन तो किया लेकिन भारत को इसका कहीं कहीं जगह खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो कई जगह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति के क्षेत्र में एक योगदान भी माना जाता है। तो भारतीय विदेश नीति की जो पहली विशेषता है दोस्तों, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। दूसरी है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। तो पहले हमें समझना पड़ेगा दोस्तों उपनिवेशवाद है क्या और साम्राज्यवाद क्या है। दोस्तों भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब हम थोड़ा और इसको क्लियर कर दें। उपनिवेश का मतलब सीधा सीधा है गुलाम, यानी किसी पे कोई नियंत्रण कर लेता है। जैसे ब्रिटेन या अंग्रेजों ने जो है भारत पे नियंत्रण कर लिया तो भारत क्या था, उपनिवेश था। किसका, अंग्रेजों का। तो जो ये उपनिवेश बनाने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। तो कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास शक्ति है तो हम किसी को अधीन कर सकते हैं। तो भारत जो है इस नीति के खिलाफ है कि किसी भी प्रकार से हम उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करते हैं। और साम्राज्यवाद का मतलब जैसे एक बड़ी शक्ति है, एक महाशक्ति है, वो लगातार अपना क्षेत्र दायरा जो है वो बढ़ाते जाते हैं। जैसे चाइना है, चाइना का लगभग दोस्तों 13 देशों के साथ में सीमा विवाद चल रहा है। इंडिया के साथ चल रहा है, नेपाल के साथ चल रहा है, भूटान के साथ चल रहा है ना। हर कंट्री के पास, जो यहाँ तक कि रसिया जो साम्यवादी है उसके साथ में भी ये चल रहा है। तो आप देखेंगे तो ये क्या है, साम्राज्यवाद का मतलब है चारों तरफ से एक एक इंच जमीन को हड़पो, यानी अपना साम्राज्य बढ़ाओ, अपनी जमीन का विस्तार करो। इसको विस्तारवाद की नीति भी कह सकते हैं साम्राज्यवाद का, है ना। तो भारत ने इसका हमेशा विरोध किया है और
भारत की इस नीति की बदौलती और सन 1950 और 60 का जो दशक था दोस्तों, उसमें एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर देश आज़ाद हुए हैं। तो भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है, इन नीतियों का। और जो देश जो अपना विवेक से निर्णय ले सकते हैं, अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, उनका समर्थन हमेशा से किया है। तो इस तरीके से भारत की विदेश नीति का एक अहम विशेषता बोल सकते हैं कि हमेशा इसका सपोर्ट किया है। कभी भी इन चीज़ों का जो है दबी जुबान में या यूं कहें कि कभी समर्थन नहीं किया है, खुलकर विरोध किया है। दोस्तों एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रिकली मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप किसी सवाल को पढ़ें या कोई चैप्टर है उसको इजी गोइंग लें, चीज़ों को समझें कि ये है क्या। जैसे भारत की विदेश नीति है, उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आप कीवर्ड्स दिमाग में रखिएगा, पॉइंट्स, जैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, फिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। तो उसके बाद में आप एक कहानी के जैसे इन चीज़ों को समझिए और कौन कौन से शब्द उसमें आने चाहिए, कौन से कुछ आप बेस्ट एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तीसरा है रंग भेद का विरोध। दोस्तों रंग भेद क्या है? यानी कलर के आधार पर, रंग के आधार पर हमेशा सदियों से जो है वो भेदभाव चला आ रहा है समाज में। भारत में आप देखोगे तो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव पाया जाता है, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो मानव है या मनुष्य है, उसकी जो चमड़ी का रंग है उसके आधार पर भेदभाव होता है। जैसे इसको और थोड़ा डीप करें तो काले और गोरे का भेद। जैसे अपने यहाँ पे अंग्रेज लोग जो हैं राज करते थे, तो भारतीयों को हीन मानते थे कि ये हमारे बराबर नहीं है, ये निम्न कोटि के तुच्छ प्राणी है। और यहाँ तक कि आप अपने जो इंडिया में है, जो रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थी, तो जो ब्रिटिश लोग थे वो लिखवाते थे कि इन होटल्स में, इन स्थानों पे भारतीय और कुत्तों का प्रवेश निषेध है। समझ रहे हो आप? यानी भारतीय लोग नहीं आ सकते, और कौन नहीं आ सकते? कुत्ते नहीं आ सकते। तो कितना वो उनकी थॉट प्रोसेस को आप देखोगे दोस्तों, तो बहुत ही तुच्छ थी, बहुत छोटी सोच थी। वो ह्यूमन को ह्यूमन नहीं मानते थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अलग मानते थे। तो ये यहाँ नहीं हो रहा था, ये दुनिया भर में हो रहा था। महात्मा गांधी ने देखिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्यों आंदोलन किया? क्योंकि इस चीज़ का उन्होंने वहाँ सामना किया। ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी उन्होंने, जो सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व थी, उन्होंने पैसा दिया, लेकिन उसको फेंक दिया गया वहाँ पे, सामार और उन दोनों को। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि ये जो है रंग भेद की नीति साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। अभी 1994 तक थी, अभी वहाँ नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ये चीज़ें ठीक हुई थी। तो भारत ने हमेशा इस नीति का विरोध किया। अभी भी आप देखिए, अभी 2020 में एक आंदोलन चला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, खास करके सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी जो काले लोगों की ज़िंदगी है वो मायने रखती है। इसमें कई बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इसके समर्थन में उतरे थे। तो आज भी चीज़ें हैं। तो भारत ने हमेशा इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में अगर रंग भेद के आधार पर कहीं भेदभाव हो रहा है या नस्ल के आधार पर कहीं भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका में इसका जो एक आंदोलन चलाया था, इसके खिलाफ भारत ने उसका हमेशा समर्थन किया दोस्तों। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। भारत जो है वो हमेशा से ऐसी संस्थाओं का समर्थन करता है जो विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, जो सहयोग करते हैं, जो चाहते हैं कि मानवता की रक्षा करें, मानवता जिनके लिए सर्वोपरि है दोस्तों। तो जब यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, भारत उन प्रारंभिक 51 कंट्रीज़ में था, 51 देशों में था, जो इसके पूर्णतया समर्थन में था। और हमेशा से आज भी देखिए आप, यूएनओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उसको फॉलो करते हैं। हम हर कोशिश करते हैं कि ये संस्था सफल हो, दुनिया को युद्ध से बचाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संधि समझौते होते हैं, वर्तमान में आप देखिए जितने भी जलवायु परिवर्तन के जो समझौते हो रहे हैं, भारत उसकी हर बैठक में भाग लेता है और ऐसी कोशिशें करते हैं कि हर देश अपनी जिम्मेदारी लें, और भारत बढ़ चढ़कर अपना भी जो है वो भूमिका निभाते हैं। अगला है दोस्तों पंचशील के सिद्धांत। दोस्तों पंचशील के सिद्धांत को हम पहले समझते हैं कि पंचशील समझौता क्या है। मूल रूप से ये बौद्ध धर्म से लिया गया था। गौतम बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया था, पंचशील का सिद्धांत। पंचशील, पंच मीन्स पांच, शील मीन्स आचरण, यानी पांच आचरण के तरीके या नियम बोल सकते हैं।
आपका व्यवहार आप कैसे करोगे, आप इन 5 नियमों पे आपको व्यवहार करना है ताकि जीवन को सुखद बनाया जा सके। तो चूंकि भारत से बौद्ध धर्म गया था पूरी दुनिया में, और चाइना की काफ़ी पॉपुलेशन है वो बौद्ध धर्म को मानती है, तो इन्हीं पर आधारित आचरण के जो 5 नियम है जो दो लोगों के लिए बताए गए, इनको देशों पे भी लागू किया गया। तो प्रारंभ में जो है इंडिया ने चाइना के साथ में ऐसा समझौता किया था 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौता कब हुआ? पहले तो किन दो देशों के बीच में हुआ? इंडिया और चाइना। कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। किसने इस पे हस्ताक्षर किए? तो भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले। और चीन की तरफ से जो थे वो चाउ एंड लाई थे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक पीठ में छुरा भोंकने लायक कह सकते हैं। एक तरफ चाउ एंड लाई भारत के साथ समझौता करते हैं, भारत उस पर विश्वास करते हैं, और यही चाउ एंड लाई के नेतृत्व में 1962 में इंडिया पे अटैक होता है। तो इस सिद्धांत के साथ जब इसको स्वीकार किया गया इस संधि और समझौते के समय पे, तो एक नारा दिया गया दोस्तों, हिंदी चीनी भाई भाई। यानी जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं, वो आपस में भाई भाई हैं। जब भाई बोलते हैं ना किसी को, और उसके साथ अपने हर सुख दुख की बात रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो सेम वो चीज़ें हुई है। इंडिया ने चाइना को बहुत ही उस पर विश्वास किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हर जगह उसको सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि ये अटैक होने के बाद में भी जो है इंडिया ने कंटिन्यू किया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ वो ठीक है। उसके बाद में भी इंडिया ने हमेशा उसको सपोर्ट करना जारी रखा। तो ये और चीज़ है कि चाइना ने इसको गलत तरीके से लिया, और हमेशा वो इंडिया को, आज भी आप देखेंगे तो जो भारत यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें जो स्थायी सदस्यता मांग कर रहा है भारत, उसका सबसे पहले विरोध चाइना ही कर रहा है। और आज जो पाकिस्तान को हथियार जा रहे हैं, भारत ये पाक और चाइना का जो आर्थिक गलियारा है, आप अपनी जो संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में होते हुए जा रहा है, पीओके से वो जा रहा है। तो हमेशा चाइना जो है इस चीज़ का लिहाज नहीं रख रहा है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि हमेशा इंडिया जो है वो कभी नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े। तो बात करते हैं वो 5 नियम कौन से हैं जो बौद्ध धर्म में व्यक्तियों के लिए बताए गए, बाद में इसको 2 देशों पे लागू किया गया। तो 5 नियम कौन से हैं? पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के पारस्परिक सम्मान की भावना। यानी इसको शॉर्ट कर देते दोस्तों, जो मैंने अंडरलाइन किया उसकी तरफ ध्यान दीजिए। प्रादेशिक अखंडता यानी एक दूसरे की जो प्रदेश की जो अखंडता है और सर्वोच्चता है उसका सम्मान करना। यानी हम, आप बड़े हो अपने क्षेत्र में, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। मैं मेरी जगह मैं सही हूँ, वो कहता है ना एक दूसरे को बड़प्पन का सम्मान करना, तो वो फीलिंग है। तो प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता का पारस्परिक सम्मान का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दूसरा अनाक्रमण। अनाक्रमण जो है आक्रमण का ऑपोजिट है दोस्तों। किसी भी कंडीशन में हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन चाइना ने इसका उल्लंघन किया है 1962 में। अक्टूबर 1962 में एक तरफा युद्ध अटैक किया, महीने भर तक आक्रमण करके काफ़ी क्षेत्र भारतीय सीमाओं में जो है चाइना की आर्मी आई थी, और ठीक 1 महीने बाद में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी चाइना ने खुद नहीं की। वो सिर्फ ये चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक एशिया में दो दो उभरती हुई जो शक्तियां हैं इंडिया और चाइना, उनमें से इंडिया को नीचा दिखाना, इस तरह से इंडिया को फील करवाना कि यहाँ दो महाशक्तियाँ नहीं है, यहाँ एक और वन एंड ओनली चाइना है। तो ये फील करवाना वो चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अटैक किया। वो कहता है ना, मोहल्ले के 2 दादा होते हैं या 2 लोग होते हैं बड़े, तो एक को जाके अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी थोड़ी फजीयत होती है, उसकी थोड़ी इंसल्ट होती है, और थप्पड़ मारने का इरादा सिर्फ ये होता है कि इसको जलील करना। तो वो इंडिया को जो है जलील करना चाह रहा था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। कहाँ पे? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। ये भी डील हुई है दोस्तों। फिर समानता की, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हम बराबर हैं, समान हैं, तो समानता का व्यवहार करेंगे, बराबर की टेबल पे बैठ के बात करेंगे हम लोग। और जो भारतीय संविधान की जो विशेषता थी पहली, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जिसको जियो और जीने दो की नीति, यानी आप अपनी लाइफ जिए, हम हमारी लाइफ जिए, दोनों मिलके काम करेंगे। तो इस तरीके अगर इन 5 सिद्धांतों को अगर देखें और व्यवहारिक रूप में लागू कर दें दोस्तों, तो कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ऐसा ही भारतीय सरकार ने भी सोचा कि बहुत अच्छा है, अब तो हम जो चीज़ें चाह रहे हैं, हम जो जैसा सोच रहे हैं, चाइना एग्री कर रहा है, रिटर्न में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो एक तरीके से
कहते हैं ना सेफ फील करना, ये हुआ था एक्चुअली में। तो हम चाइना को बिल्कुल साइड में कर दिया कि ठीक है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, हमारा भाई है और यहाँ से हमें कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन फाइनली इसका जो है एक बैड रिजल्ट हमें देखने को मिला 1962 में। तो इसीलिए कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि भारत ने पूर्ण तैयारी नहीं की। तो तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि भारत ने उस पर विश्वास किया था। तो भारत गलत नहीं है दोस्तों, भारत अपनी जगह सही था। हाँ ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कभी भी किसी पे इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जो हुआ वो ठीक है। बट यहाँ पे इंडिया गलत नहीं है। हाँ लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अब कभी भी चाइना पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कितना ही कुछ भी रंग बदले, कुछ भी कहें, कितना ही कुछ करें, बट नहीं, अब नहीं कर सकते हैं। अगली भारतीय संविधान की विशेषताएं दोस्तों, गुटनिरपेक्षता। तो ये टॉपिक बहुत डिटेल से भी हैं इस लेसन में, तो इसको पूरा देखेंगे। गुट निरपेक्षता दोस्तों, इसको दो शब्द हैं, गुट और निरपेक्षता। गुट का मतलब तो आप सब समझते हो कि कुछ लोग जो समान विचारधारा वाले लोग हैं या सेम थिंकिंग जिनकी होती है, वो एक गुट बनाते हैं, यानी 4 5 6 लोग, है ना, वो अपना एक समूह बना लेते हैं और अपने हितों को पूरा करने में लग जाते हैं। उसे बोलते हैं गुट। निरपेक्ष का अर्थ होता है दोस्तों उससे स्वतंत्र रहना। निरपेक्ष का मतलब कि उस पर देश काल परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी चीज़ को बोलते हैं निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष यानी इस तरह की नीति अपनाने की, गुटों से पृथक रहना, गुटों से स्वतंत्र रहना, ताकि वो जो गुट बना के बैठे हैं वो लोग, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हमें उनके साथ नहीं जाना, उनके प्रभाव में रह के काम नहीं करना। हम डिटेल से करेंगे पूरा गुट निरपेक्षता को समझेंगे इसमें। तो बहुत आसान तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं ताकि आपकी टॉपिक क्लियर हो जाए। तो गुट निरपेक्षता का जो सिंपल अर्थ है दोस्तों, गुटों से पृथक रहने की नीति। कौन से गुटों से पृथक रहना? क्या कोई गुट था? अगर था तो किसने बनाया, किस टाइप के गुट थे? तो दोस्तों 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। विश्व युद्ध में जो था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में था। धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान थे, बाकी जो ज़्यादातर देश थे वो मित्र राष्ट्रों में थे। कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज थे। लेकिन विचारधारा में जो है वो दो देश साथ नहीं थे। अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है, वो बाजार को सर्वोपरि रखते हैं। पूंजीपति जो पूंजीवादी विचारधारा उसको सब कुछ मानते थे। लेकिन सोवियत संघ रूस है वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि पूंजीवादी विचारधारा वाले देश आगे बढ़े। वो तो एक साम्यवाद का एक नारा है, पूंजीवाद का नाश हो, यानी जहाँ मौका मिले, जैसे मिले तो उसको ख़त्म करो। पूंजीवाद खत्म होगा तभी तो साम्यवाद आएगा। तो कहता ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ये उनके बीच में एक अविश्वास था, मतभेद था, बहुत गहरा मतभेद। लेकिन वो युद्ध तो साथ में लड़ रहे थे। हालांकि ये टॉपिक शीत युद्ध का है दोस्तों, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जैसे युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका ने जो बॉम्ब बनाए गए थे, परमाणु बॉम्ब, उसकी सूचना उन्होंने बाकी देशों को तो दी, मित्र राष्ट्रों में जो ग्रुप में थे, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, लेकिन उन्होंने सोवियत संघ रूस को नहीं बताया। तो जैसे ही उन्होंने जापान पे 6 और 9 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे, इसकी सूचना उनके पास नहीं थी, उनकी जानकारी नहीं थी। तो उसे शौक लगा, यार हम साथ में थे, हम लड़ रहे थे, एक टीम में हैं, बट इसने मुझे नहीं बताया। तो वो अविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अब उन्हें लगा कि आज ये जापान पे फोड़ सकता है ये बॉम्ब, तो कल हमारा भी तो नंबर लग सकता है। तो उन्होंने, उनके बीच में एक, कहता है ना, लड़ाई, एक वैचारिक लड़ाई और बढ़ गई। अब यहाँ से शुरू होता है शीत युद्ध। तो अमेरिका ने सबसे पहले 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यानी समान विचारधारा वाले देशों ने एक संधि संगठन कर ली कि इसमें जो आएंगे, इसमें से किसी भी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ये बात और ज़्यादा भड़का दी गई और सोवियत संघ उसको बुरा लगा, उसने भी सैनिक संधियाँ की, कुछ देशों को अपनी ओर मिलाए। तो पूरे विश्व में दो गुट बन गई। अब मानिए एक गली है, उसमें 10 15 मकान हैं, दो बड़े लोग अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के लिए, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो उसकी उसकी तरफ खींच रहा है। तो दुनिया में ऐसा होने लगा। तो सारे देश जो हैं जाने लगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो ऐसे में कुछ देश आज़ाद हुए। अब उनके सामने दुविधा थी कि हम इसमें जाएं या इसमें जाएं। जैसे इंडिया था 1947 में, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, कितने सालों के बाद में।
कितनी बलिदान दिया, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी चीज़ें, कितना रक्त बहा है, कितने लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और इतनी बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली, और आज हम फिर भी किसी और के प्रभाव क्षेत्र में चले जाएं कि जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे, क्या ये ठीक रहेगा? तो ये उन परिस्थितियों में अब ऑप्शन भी नहीं है, क्या करें? तो फिर एक अलग नीति का जो है सूत्रपात हुआ, और इस दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति है दोस्तों, उसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व के सभी किसी भी गुट के साथ में द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर सैनिक समझौते में भाग न लेना, यानी 2-3 कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी गुट के साथ नहीं जाना, और किस टाइप में नहीं जाना गुट में, किसी भी गुट के साथ में सैनिक समझौते में हिस्सा नहीं लेना, यानी उस संधि पे हस्ताक्षर नहीं करना, अपने आप को बांधना नहीं है किसी के साथ में। तो क्या ये उदासीनता है? उदासीनता का मतलब है कि दोनों गुटों को छोड़ दो, हम अपना काम करें, वो अपना काम करें? नहीं, ये उदासीनता की नीति भी नहीं है। यानी जहाँ जरूरत पड़े जिससे बात करने की बात कीजिएगा, आपको हेल्प लेनी हेल्प ले, आपको व्यापार करना व्यापार करें, यानी आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे, दोस्ताना रिश्ते या जैसे भी चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर वो रखिए, लेकिन दुश्मनी किसी से नहीं। तो ये उदासीनता की नीति भी नहीं है। ऐसे में एक सम्मेलन होता है 1955 में, बांडुंग सम्मेलन। यहाँ पे निर्णय लिया गया कि ये जो समस्या है वो विश्व को एक और युद्ध की तरफ लेके जा रही है, और हमें जो इन दोनों गुटों में नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें सोच रखनी पड़ेगी, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो फिर 1961 में बेलग्रेड में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। क्या निर्णय लिया गया कि हम इन दोनों गुटों से अलग रहकर हम इनके मध्य जो मतभेद है उनको सुलझाने का भी प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि ये लड़ाई खत्म हो, हम चाहेंगे कि विश्व में शांति की स्थापना हो। तो इस तरह से यहाँ से जो एक आंदोलन शुरू होता है उसे कहते हैं गुट निरपेक्षता का आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं इसलिए इसको, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कुछ देशों ने मिलकर ये चलाया, और वो चाहते थे कि दोनों जो गुट हैं वो बैठ के बात करें, आपस में लड़े नहीं, क्योंकि इस बार जो युद्ध होगा पूरा तहस नहस कर देगा। तो इसी से जो है गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था पहला। ये यहाँ पे अच्छा सवाल बनता है, गुट बांडुंग सम्मेलन भी आपको सन याद रखना है। बेलग्रेड गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन पहला जो है वो कब हुआ? बेलग्रेड 1961 में। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। गुट निरपेक्षता का उदय किन परिस्थितियों में? शीत युद्ध की परिस्थितियों में, जब सैनिक संगठन बन रहे थे दोनों गुटों के, उनसे पृथक रहने की और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का, स्वतंत्र विदेश नीति ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए जिस नीति को विभिन्न देशों ने अपनाया उसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। शीत युद्ध कब से कब तक था? 1945 से 1991 में। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ कि शीत युद्ध समाप्त हो गया? क्योंकि जो दूसरा जो गुट था दोस्तों, साम्यवादी गुट, उसका जो लीडर था मेन, सोवियत संघ रूस, वो खुद टूट गया। मिखाइल गोर्बाचेव उस टाइम वो उनके हेड थे। देश इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया हर क्षेत्र में, युद्ध और हथियारों की तैयारी करना, तो उसमें जो मूलभूत समस्याएं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, और देश टूट गया फाइनली। और दो गुट भी कौन से थे? एक पूंजीवादी गुट, एक साम्यवादी गुट। फिर देखिए, तो इन्होंने, पूंजीवादी गुट ने किसकी स्थापना की? नाटो की 1949 में, सीटो की थी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अपने इजराइल हैं, ये इराक हैं, ईरान हैं, इसके आसपास के देशों के लिए। और साम्यवादी गुट में 1955 वार्सा संधि हुई थी नाटो के जवाब में। तो शीत युद्ध क्या था? ये युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थितियाँ थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम वर्डों में, शब्दों में कह सकते हैं इसको, आप संक्षिप्त में याद रख सकते हैं। युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थितियाँ, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। यानी वास्तव में युद्ध नहीं लड़ा जाता है। NAM, इसी की जो फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 120। पहले शिखर सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 25। इसमें 17 पर्यवेक्षक देश हैं। क्या उद्देश्य है इसके, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के या आंदोलन के? शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, यानी जो ये शीत युद्ध की राजनीति, इसमें हमें भाग नहीं लेना। यानी कहता ना, कुछ लोग होते हैं जो युद्ध अगर दो पक्ष लड़ रहे हैं तो तीसरा पक्ष जाके मजे लेता है, उसको बढ़ाता है कि उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उससे अलग रहना है। सैन्य संगठनों से या सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी,
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना है हमें, रंग भेद की नीति का के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करना है, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना है। ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप किसी गुट में मिल जाओगे तो आप स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है अनुसरण कर ही नहीं पाओगे। वो जो जो गुट कहेगा, वो जो लीडरशिप कहेगी, वही आपको फॉलो करना होगा। तो ये नीति अपना आप खत्म हो जाती है। तो ये पालन करने के लिए फिर मानव अधिकारों की रक्षा, क्योंकि जब युद्ध होगा दोस्तों तो बहुत सारे लोग मानव जो है मारे जाएंगे। 2 विश्व युद्ध देखे हैं दुनिया ने, तो बहुत तहस नहस, आर्थिक नुकसान हुआ था, लोगों की जीवन खतरे में पड़ गए, है ना। तो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भी इनका उद्देश्य था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो नवीन देश 1950 और 60 के दशक में जो देश आज़ाद हुए हैं, उनके हितों की भी सुरक्षा करनी थी, क्योंकि उनके हित जुड़े हुए। अगर वो बिखरे हुए रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। अगर वो संगठित रहेंगे, इसकी आलोचना भी हुई थी कि इन्होंने कौन सा तीर मार दिया, 2 गुटों का विरोध करते करते इन्होंने खुद ने तीसरा गुट बना दिया। देखने में काफ़ी लग भी रहा है कि हाँ ऐसा है, बट उनका मकसद ये था कि हमें दोनों गुटों से अलग रखे, जो बचे हुए देश हैं उनके हितों की रक्षा करनी है। फिर देखिए, भारतीय विदेश नीति में जो गुटनिरपेक्षता को अपनाने के कारण भाई भारत ने आखिर क्यों एक्सेप्ट किया इसको। भारत चाहता तो अमेरिका की साइड जा सकता था, भारत चाहता तो सोवियत संघ रूस की तरफ जा सकता था, या ऐसे भी हो सकता ना अकेला बैठ जाता। इस तरह से इतने देशों को साथ में लेके, और भारत इसका संस्थापक सदस्य था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो नेहरू, नासिर, टीटो, आप ये 3 नाम याद रखना, सुकर्णो भी थे, है ना। इन सब ने, ये मेन मेन लीडर थे। तो भारत की तरफ से नेहरू थे। इसके संस्थापक कौन थे? नेहरू, नासिर, मिस्र के कर्नल नासिर और टीटो। तो ये लोग थे इन्होंने। तो फिर देखिए, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण भारत क्या चाहता था। गुटनिरपेक्ष नीति को क्यों अपनाए पाते हैं? क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहता था। गुटों से तटस्थ रहकर तनाव कम करना, यानी वो चाहता है कि दुनिया में, आप देखिए अपनी जो पहली विदेश नीति की जो विशेषता है, वो पहली कौन सी थी? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। और वो कब होगी? जब दुनिया में तनाव नहीं रहेगा, युद्ध के चांस कम रहेंगे, पूरी दुनिया शांतिपूर्वक जीवन जिएगी। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये नीति जरूरी है। दोनों महाशक्तियों के साथ स्वच्छ संबंध, भारत चाहता था कि दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हमारा, सोवियत संघ रूस के साथ में भी और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में भी। क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ, उसे बहुत सारी तकनीक चाहिए थी, बहुत सारी हेल्प चाहिए थी। अगर वो सोवियत संघ रूस के पास जाएं तो अमेरिका और ये जो मित्र राष्ट्र हैं या ये पूंजीवादी देश हैं, इनकी हेल्प नहीं मिलती, आधुनिक हथियार वगैरह ये चीज़ें। और उनकी साइड में जाए तो वो इकोनॉमिकल हेल्प नहीं करेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में भारत का नुकसान था। तो भारत के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही था कि वो इस नीति का पालन करें। और गुटनिरपेक्षता जो है वो भारतीय जीवन के अनुरूप है। भारत ने हमेशा दुनिया से अलग थलग रहकर शांतिपूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखा है दोस्तों। तो ये हमेशा हमारी प्रकृति के अनुकूल रहा है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण बहुलवादी संस्कृति के अनुरूप है। हर जो एक अलग चीज़ है, दुनिया की नायाब चीज़ है, उसका समर्थन किया है। तो ये जो है नीति, इसका जो विविधतापूर्ण है, विभिन्नताएं हैं, ऐसा ना, विभिन्नता में एकता वाली बात, तो उसका हमेशा भारत ने उसका समर्थन किया है। कि अगर कोई अलग विचारधारा है तो ये उसकी पर्सनल चीज़ है यार, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम क्यों थोपे कि हम जो मानते हैं वही उसी को मानो। तो भारत हमेशा ऐसा चाह रहा है। तो दुनिया में भी यही चाह रहा था कि हर आदमी की अपनी थॉट है, हर कंट्री की अपनी थॉट है। हम क्यों पूंजीवादी विचारधारा के साथ जाके साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के खिलाफ लड़े। हम क्यों समाजवादी विचारधारा में शामिल हो और ये कहें कि पूंजीवाद का नाश हो। समझ रहे हो ना आप? तो वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, अगर ये नहीं करते तो वो अपने आप खत्म हो जाती। फिर अब बात ये है कि जिस नीति से गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, समाजवादी विचारधारा टूट गई, एक ही गुट रह गया, एक ही धड़ा रह गया था। तो फिर खत्म कर देना चाहिए ना। तो वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का मतलब होता है दोस्तों महत्व या उपयोगिता बोल सकते हो। आज क्या महत्व है भाई? खत्म हो गया ना, वो तो शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, गुट ही समाप्त हो गए। तो फिर अब क्यों? जिस मकसद से खड़ा किया आंदोलन वो तो खत्म हो गया। तो आज क्या महत्व देखिए, क्योंकि इसने अनेक उपलब्धियां हासिल की है 1961 से 2020 तक। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हुआ है दुनिया से। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति है वो पूर्णतः समाप्त हुई है इसके सहयोग से। नए देशों या नए राष्ट्रों के सहयोग और एकता के लिए एक मंच देता है ये, या दिया है, और विश्व शांति को हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो ये इसकी उपलब्धियां। तो इसकी उपलब्धियों को देखते हुए इसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले समय में नवीन चुनौतियां, नई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी देशों को एक मंच चाहिए जहां पे वो आके बात कर सकें। हालांकि यूएनओ है दोस्तों, लेकिन यूएनओ पे बड़े देशों का प्रभाव रहता है, वही वाली बात है।
उनका नंबर नहीं लगता, वो जब चाहे मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, उनकी अलग से वो मीटिंग, तो उनके लिए एक अच्छा स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता आज भी है। नवीन परिस्थितियों में जो नवीन चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए काफ़ी शानदार एक प्लेटफॉर्म है। तो एक प्रभावी मंच है, इसीलिए ये उपयोगी है। कौन से किसके लिए? आज देखिए, आज के दौर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए विभिन्न देशों को एक साथ आना पड़ेगा। अमीर जो देश है जैसे अमेरिका है, चाइना है, वो तो अपनी नीतियाँ, क्योंकि दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है दोस्तों? विकसित देशों का। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आप देखिए कहाँ से हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? विकसित देशों से। तो वो नीतियाँ उन्होंने विकास कर लिया, उन्होंने सब चीज़ें अपने अनुरूप कर ली, अब वो बाकी देशों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो बाकी देश अपनी रणनीति कहाँ बनाएंगे, कहाँ पे अपनी बात रखेंगे? तो इसलिए उन्हें एक प्रभावी मंच चाहिए, और वो मंच कौन उपलब्ध करवा रहा है? सीधे सीधे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन। इसलिए ये समाप्त नहीं होना चाहिए, ये इसकी उपयोगिता है। गरीबी आज अनेक देशों में, तो उसकी योजना बनाकर एक देश अगर कोई योजना बना के लागू करता है, उसकी सफल होती है, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, तो दूसरा देश इसको ले सकता है। तो एक मंच मिल जाता है जहाँ पे इसको डिस्कस किया जा सकता है, जहाँ पे इसकी रणनीति तैयार की जा सकती है। एक ध्रुवीय विश्व, देखिए जब दो ध्रुव थे तब खतरा था ना। कहते हैं गली में अगर दो डॉन हो तो फिर भी चीज़ें आसान रहती है, जब एक डॉन रहता तो परेशानियाँ ज़्यादा होगी। आज एक ध्रुवीय विश्व है, आज अमेरिका के नेतृत्व में सुपर पावर हैं वो, और अनेक देश उसके प्रभाव क्षेत्र में। तो ऐसे में तो इस आंदोलन का ज़्यादा काम हो जाता है कि ताकि अमेरिका जो है पूर्णतया तानाशाही पे नहीं उतरे, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए, और विकासशील राष्ट्रों के मध्य सामाजिक और राजनीतिक सहयोग के जो बेचारे जो नए देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जिन्होंने विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, जो नए नए देश हैं, अभी 50-60 साल पहले जो आज़ाद हुए हैं, उनको आपस में अगर हेल्प करने के लिए अगर कहीं कहाँ बैठ के बात करेंगे? वो यूएनओ में तो उनके हिसाब से एजेंडा तैयार ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन और दूसरी चीज़ें नदियों के से रिलेटेड हैं, और जितनी भी एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर डिस्कशन हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि मान लो ये अभी कोरोना वैक्सीनेशन आया है ना, तो अगर किसी देश ने अच्छा काम किया, या किसी देश में लॉकडाउन में कौन सी परेशानी हुई तो उससे सीख के, या वैक्सीन की कहीं खोज हुई तो उसको दूसरे देश में लिया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प ली जा सकती है। जब साथ में बैठेंगे, बात होगी, दोस्ती होगी, तो वो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। शरणार्थी समस्या, ये बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा, आज दुनिया की बहुत आबादी जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है, गरीबी रेखा से नीचे, और वो अपना घर बार, अपना ज़मीन सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर है। अपने शौक से, अपनी खुशी से कोई नहीं जाता दोस्तों। तो ये देखिए, शरणार्थी समस्या भी रहती है। आतंकवाद आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, एक देश अकेला देश लड़ ही नहीं सकता। क्योंकि आप ISIS को देखिएगा, जैश ए मोहम्मद को देखिएगा, है ना, लश्कर तैयबा को देखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुके हैं ये। ऐसे में सभी देश मिलेंगे तो आराम से ये चीज़ें हो सकती हैं। गुटनिरपेक्षता और वर्तमान सरकार, अगर हम बात करें भारत की, कि आज की जो सरकार है वो गुटनिरपेक्षता को कैसे ले रहे हैं, तो देखिए, भारत और आतंकवाद से पीड़ित हैं भारत, तो विभिन्न देश भी पीड़ित हैं। तो इस मंच पे आतंकवाद के लिए जो है परेशानी रखकर, उसके रिजल्ट्स दिखाकर, विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त करके, जहाँ से आतंकवाद की जड़ें हैं, जैसे कि हमारे देश में जो जितना भी आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है, तो हम ऐसे स्थान या ऐसी जगह को, जैसे पाकिस्तान को उजागर कर सकते हैं, उसके खिलाफ सबूत जुटा के दिखा सकते हैं, और पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं, पाकिस्तान को घेरने की नीति, ताकि पाकिस्तान उन संगठनों पर, उन आतंकियों पर कार्रवाई करें। हालांकि ये जग जाहिर है कि इन सब नीतियों के पीछे पाकिस्तान सरकार का खुद का हाथ है, लेकिन फिर भी हमें एक मंच तो मिलता है ना कि लोगों का समर्थन हासिल करें, पाकिस्तान को बेनकाब कर सकें। और सुरक्षा परिषद में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें स्थायी सदस्यता चाहिए, तो उसमें ज़्यादा देशों का समर्थन चाहिए। तो वो समर्थन कब मिलेगा? जब हम लोगों से बात करेंगे, जब विभिन्न देशों को साथ लेके चलेंगे, और ये मौका हमें मिलता है। तो इसलिए वर्तमान सरकार काफ़ी सीरियस है गुटनिरपेक्षता की नीति को लेके, और एक प्रभावशाली मंच है इस परिवर्तन के दौर में। तो ये वर्तमान सरकार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब है देखिए, भारतीय विदेश नीति के नवीन आयाम। नवीन आयाम का मतलब ये तो दोस्तों कि जब विदेश नीति हमने शुरू की थी तो हमारे सामने कुछ चीज़ें थी, हालांकि कुछ चीज़ें फिक्स होती, जैसे कि हम सुरक्षा चाहते हैं। सबसे पहले तो कोई भी नीति अपनाते कुछ न कुछ वजह होती, कुछ ठोस रीज़न होता है उसके पीछे, एक मेन मकसद होता है। लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीज़ें और ऐड होती है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं उस नीति से।
तो हम विदेश नीति की निरंतरता चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि भाई जो चीज़ें चल रही अच्छी वो कंटिन्यू हो। नवीन आर्थिक सुधार, जैसे सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था 1991 में, तो भारत की भी आर्थिक रूप से कमर टूटने लगी। अगर उस समय ये निर्णय नहीं लेते दोस्तों, तो हो सकता है वित्तीय आपात लगता, अनुच्छेद 360, सोवियत संघ रूस एक महाशक्ति बिखर सकती। तो भारत में क्या ऐसा नहीं है कि हम एक रह पाते? शायद एक ऐसा दौर था कि शायद भारत भी आर्थिक रूप से टूट जाता। तो इसलिए आर्थिक सुधार जरूर थे, इसलिए वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी दोस्तों 1991 में, ताकि जो है हमारा आर्थिक विकास है वो अनवरत चलता रहे। हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसमें विश्वास भी करते हैं दोस्तों, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। टॉलरेंस को मतलब बोलते हैं दोस्तों की सहनशीलता। हम किसी भी रूप में आतंकवाद को सहन या बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी नीति है। 1% भी हम उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, उसके खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या घरेलू जो नीतियाँ बनती है, कानून बनते हैं, आप देखेंगे कभी इसके प्रति कोई सहानुभूति रख के ऐसी कोई नीतियाँ नहीं बनती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब भारतीय विदेश नीति के 5 मूल सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है कि आपने लक्ष्य तय किए, हम आप ये रास्ता अपनाएंगे और उसको हासिल करेंगे। तो भारत क्या करता है विदेश नीति को प्राप्त करने के लिए, या जो ये विशेषताएं बताई, ये जिन्हें अपनाया, भारत उसको पूरा कैसे करेगा? तो भारत क्या करता है, निरंतर वार्ता यानी लगातार बातचीत करें। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, हर देश को आगे बढ़ाना चाहता है भारत, सब कि भी सबका विकास हो। और भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि, भारत चाहता है कि भाई सबकी अच्छी कंडीशन हो, लेकिन हम अपनी भी प्रतिष्ठा, हम अपना आत्मसम्मान भी बनाना चाहते हैं, और ये हमेशा बढ़े भारत का। और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई जो है डील नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि था और सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि विदेश नीति इसी पे टिकी होती है दोस्तों। भारतीय संस्कृति की मान्यताओं को समर्थन, हमारी जो संस्कृति है, वो जो मान्यताएं हैं कि पूरे देश को एक सर्वोपरि बनाना, हम अच्छे हैं, हमें दुनिया में साथ साथ चलना है, हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, एक तरीके से कहें कि अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना है, तो वो हम उसका समर्थन करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे लक्ष्य हैं, जो चीज़ें हैं हमने तय की, उसको पाने के लिए हमें बार बार कुछ न कुछ नई नई नीतियाँ लेके आते हैं। तो एक नीति आई है दोस्तों, पड़ोस पहले की नीति। पड़ोस पहले की नीति का मतलब होता है कि हमारे जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, हम उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, हम जहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हम अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ हम अपना जो पड़ोस अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, ताकि एक अच्छा वातावरण हो वहाँ पे, एक सहजता भरा एक माहौल हो, जहाँ पे हम अपनी बात रख सकें, कोई हमारे दुख सुख का साथी बने, हर क्षेत्र में हमारे साथ खड़ा रहें। तो यही नीति देश के ऊपर भी लागू की, और ये कहा कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों, शुरू से ऐसा रहा, लेकिन नाम समय के साथ नाम दे दिए जाते हैं। तो एनडीए गवर्नमेंट जब आई मोदी जी के नेतृत्व 2014 में, तो मोदी जी ने अपने जो शपथ ग्रहण समारोह था 26 मई 2014 को, उसमें जो सार्क देश हैं उसके राष्ट्र अध्यक्षों सभी को बुलाया था सम्मान समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया था और आए भी थे। तो ये एक शुरुआत थी कि हम पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार चाहते हैं। अफगानिस्तान में हमने हेल्प की है संसद बनाने में। देखिए पड़ोसी के साथ हमने क्या क्या कोशिश की है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ लिमिटेड एग्जांपल्स मैं लूँगा। ईरान का जो ग्वादर बंदरगाह वो भारत ने विकसित किया है। नेपाल में 2015 में जो भूकंप आया था, एक ऑपरेशन सूर्य किरण करके भारत ने चलाया था एक अभियान, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी लोगों को, दवाइयाँ भेजी है ना, खाने पीने की चीज़ें भेजी। मालदीव में पीने के पानी की समस्या है दोस्तों, तो ऑपरेशन नीर चलाया गया। तो इस तरीके से हम अपने देशों के साथ में आसपास के जो देश हैं हम अच्छे से चाहते हैं। फिर देखिए लुक ईस्ट, ये इंद्र कुमार गुजराल थे दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था आसियान के लिए कि हमें दुनिया में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्व में बहुत अच्छे देशों का एक समूह है, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, वहाँ अपार संभावनाएं हैं। तो इस सिद्धांत को कहते हैं गुजराल सिद्धांत, और ये आसियान देशों के लिए था। तो जब मोदी सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ उधर देखना है, बल्कि हमें उनके साथ काम भी करना चाहिए।
ये कहता है ना दोस्तों, एक तरीके से नारे के जैसे इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें, बट ऐसा हो रहा था और इसको थोड़ा हाईलाइट करके गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा फोकस करती है। फिर देखिएगा दोस्तों, भारत और मध्य पूर्व। अब हम ले रहे हैं इंडिविजुअली कि किन किन कहाँ के क्षेत्र के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो खाड़ी देश, जहाँ पे जिसको अरब देश भी बोलते हैं, इजराइल हैं, ये सब देश हैं। वहाँ हम ऊर्जा के लिए उन देशों पे निर्भर हैं। अरब देशों पे पेट्रोलियम, वहाँ हमारा ज़्यादातर जो पेट्रोलियम वहीं से आता है। और जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, ये इसराइल से आती है। जैसे कृषि के क्षेत्र में हथियार और सैन्य प्रशिक्षण। तो एक तरीके से अच्छे खासे रिश्ते हम सबके साथ मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एक इस्लामिक विचारधारा है, कट्टरपन है, वो ISIS को लेके आ रहा है। ISIS मीन्स इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसका पूरा नाम आप ध्यान रखें दोस्तों। भारत और रूस हमेशा, रूस जो हैं, सोवियत संघ रूस के टाइम से ही भारत के अच्छे दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। और 1947 से 1991 तक तो बहुत ही घनिष्ठता थी ये, 1947 से 1991। और 1991 जब से सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ है, भारत का हल्का सा झुकाव थोड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ रहा है। और 1991 भारत ने भी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की जगह बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन दोस्ती बनी रही है दोस्तों। भारत और अमेरिका और यूरोपीय देश, तो भारत की जो विदेश नीति हैं, इन देशों के प्रति तात्कालिकता और व्यवहारिकता पर आधारित हैं। यानी समय के साथ सुधार भी हुआ है, कई बार तनाव भी देखने को मिला है, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप भारत ने अपने आप को ढाला है। और आज कह सकते हैं कि सब देशों के साथ में अच्छे संपर्क हैं, अच्छे संबंध हैं हमारे भारत के, और संतुलन पर आधारित हैं। हम इस तरह से चाहते हैं कि चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका भी विरोध हो, और पाकिस्तान जो आतंकवाद पर आधारित है उसका भी विरोध हो। तो ये सब चीज़ें, तो भारत की जो पूरी विदेश नीति है दोस्तों, इसी पे फोकस है। और आज काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और सभी सरकारों ने इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान कम हो या हमारा देश अच्छा नहीं कर पाए, ऐसी किसी की नीयत नहीं रह सकती है। तो सभी सरकारों ने अच्छा काम किया है, और इसके रिजल्ट्स हमें दिख भी रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो कि आप ये जो क्लास हैं वो आपको कैसा लगता है। अगेन थैंक यू सो मच।